शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO 8 देशों का एक संगठन है। हालिया खबर यह है कि इस संगठन के विस्तार पर विचार किया जा रहा है, यानी 2 देशों ईरान और बेलारूस को इस संगठन में शामिल करने पर बातचीत की जा रही है। लेकिन ज़रूरी खबर यह है कि SCO के बढ़ते कद के कारण पिछले कुछ वर्षों में जो SCO का कद लगातार बढ़ रहा है, उस बढ़ते कद के कारण अब इस संगठन को पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन यानी नेटो का एक प्रतिद्वंदी बताया जा रहा है। नेटो के एक काउंटर के रूप में पेश किया जा रहा है इसे। ऐसे में इस पूरे संगठन से संबंधित तमाम पहलुओं को समझ लेना और इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं का विश्लेषण कर लेना जरूरी हो जाता है। आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर SCO क्या है और इसे क्यों नेटो के एक प्रतिद्वंदी के रूप में, काउंटर के रूप में पेश किया जा रहा है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आखिर शंघाई सहयोग संगठन SCO ये संगठन है क्या, यानी इससे संबंधित एक संक्षिप्त परिचय को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद SCO के इतिहास पर बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे, इसके महत्व पर बात करेंगे और SCO बनाम नेटो की लड़ाई पर भी एक संक्षेप तौर पर इस लड़ाई को भी समझने की कोशिश करेंगे, यानी SCO को नेटो के प्रतिद्वंदी के रूप में, काउंटर के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है, उन तर्कों पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए SCO के क्या मायने हो सकते हैं, भारत इस संगठन का सदस्य है और भारत के लिए संगठन किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, उसको भी समझेंगे। इसके अलावा जो हालिया विस्तार हो रहा है, यानी बेलारूस और ईरान को जो इस संगठन में शामिल किया जा रहा है, उस विस्तार के क्या मायने हो सकते हैं, क्या महत्व हो सकते हैं, उससे क्या प्रभाव हो सकते हैं, उन प्रभावों को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी जो न्यूज़ है वो द हिंदू के एक्सप्लेन सेक्शन से है। आज की हमारी खबर है द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी शंघाई सहयोग संगठन क्या है और मौजूदा स्थिति में, मौजूदा जो आधुनिक युग है, इस युग में इस संगठन की क्या मायने हैं, संगठन की क्या स्थिति है, इसको लेकर इस पूरे आर्टिकल में, इस न्यूज़ में बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये संगठन है क्या, यानी संगठन के एक संक्षिप्त परिचय पर बात कर लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन, जैसा कि हमने पहले ही देखा, एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी एक परमानेंट संगठन है और इसमें तमाम देशों की जो भी सदस्य देश हैं, उन सदस्य देशों की सरकारों द्वारा मिलकर एक गठबंधन, एक संगठन बनाया गया है और इस संगठन को नाम दिया गया है शंघाई सहयोग संगठन SCO। इस संगठन का गठन साल 2001 में औपचारिक तौर पर किया गया था। हालांकि औपचारिक तौर पर गठित होने से पहले इस संगठन को शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, यानी औपचारिक रूप से तो इसकी स्थापना साल 2001 में हुई थी, लेकिन साल 2001 से पहले भी इसका कुछ एक खाका, एक तंत्र मौजूद था। इसके अलावा इसकी आधिकारिक भाषाओं की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, तो इसकी आधिकारिक भाषाओं में रशियन और चाइनीज शामिल हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पूरे संगठन में रूस और चीन का काफ़ी ज़्यादा दबदबा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके उद्देश्यों की बात करें, इसके पर्पस की बात करें, इसका क्या लक्ष्य है, इसकी बात करें, तो इस संगठन का प्राथमिक लक्ष्य अपने सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को, म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ावा देना है। इसके अलावा ये पूरा संगठन राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति, इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण, इन क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने का भी काम करता है ये संगठन। और साथ ही संगठन के तहत क्षेत्रीय स्तर पर शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जाने पर जोर दिया जाता है। तो ये तो हुए संगठन के उद्देश्य क्या हैं। हमने शंघाई सहयोग संगठन के एक ओवरव्यू को जानने की कोशिश की। इसके अलावा ये भी जान लेते हैं कि संगठन के सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो इस संगठन के कुल 8 सदस्य हैं। इन 8 सदस्यों में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा इस संगठन के 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक स्टेट भी हैं, पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। इन पर्यवेक्षक सदस्यों में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल हैं। हालांकि अब 2 पर्यवेक्षक सदस्यों को, यानी ईरान और बेलारूस को पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा दिए जाने की बात की जा रही है। हालांकि अभी इसमें कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा इस संगठन के कुछ डायलॉग पार्टनर्स और गेस्ट अटेंडीज भी हैं। हालांकि इन सदस्यों को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस संगठन के इतिहास को जान लेते हैं, संगठन की हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। तो आपको याद होगा कि साल 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था और इस विघटन के बाद, डिसइंटीग्रेशन के बाद कुल 15 देश अस्तित्व में आए थे। जब ये नए देश अस्तित्व में आए तो इनके अस्तित्व में आने के बाद जाहिर तौर पर इन देशों के बीच कुछ विवाद भी शुरू हुए। इन देशों के बीच अपनी अपनी सीमाओं को लेकर विवाद भी, संघर्ष भी शुरू हो गए और इसी संघर्ष को देखते हुए साल 1996 में शंघाई 5 नामक एक अनौपचारिक तंत्र की स्थापना की गई, एक अनौपचारिक संगठन की स्थापना की गई। इस संगठन का प्राथमिक कार्य था सीमा सीमांकन यानी बॉर्डर डिमार्केशन और विसैन्यीकरण संबंधी वार्ताएं आयोजित करना, यानी सदस्य देशों के बीच सीमाओं को लेकर जो भी विवाद है, जो भी मिलिटराइजेशन किया जा रहा है उसको लेकर उसको समाप्त करने को लेकर एक वार्ता आयोजित करना था। इस संगठन में प्रारंभ में 5 सदस्य देश शामिल थे, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल है। इसके बाद साल 2001 में इस संगठन में एक नए देश को शामिल किया गया। इस नए देश का नाम था उज्बेकिस्तान, यानी अभी संगठन में 6 देश हो गए, तो इसका नाम भी बदल दिया गया और इसको एक नया नाम दिया गया। यह नया नाम था SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन। इसके बाद जून 2001 में इस संगठन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, पहला समिट आयोजित किया गया। इसके बाद इस समिट के आयोजन के बाद जून 2002 में इस संगठन का दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। और इसी सम्मेलन के दौरान SCO चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। SCO चार्टर इस संगठन के सिद्धांतों, उद्देश्यों और संरचना का उल्लेख करता है, यानी इस पूरे चार्टर को इस संगठन के अस्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद साल 2005 में, जुलाई 2005 में इस संगठन का 5वां शिखर सम्मेलन, 5वां समिट आयोजित किया गया और इसी समिट के दौरान भारत, पाकिस्तान और ईरान को पर्यवेक्षक स्टेट का दर्जा दिया गया, ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। ये जो सम्मेलन आयोजित हुआ था ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित किया गया था और यहाँ पर आपको ये जान लेना जरूरी है कि साल 2019 में कजाकिस्तान की सरकार ने अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया था, यानी नूर सुल्तान के नाम से भी इस जगह को अब पुकारा जाता है। इसके बाद यानी साल 2005 के बाद साल 2017 में, जून 2017 में एक और शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ये शिखर सम्मेलन भी अस्ताना में ही आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को भारत और पाकिस्तान के लिहाज से काफी ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इसी सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर, एक मेंबर स्टेट के तौर पर दर्जा प्रदान किया गया था। इसके बाद साल 2018 में इस संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन के दौरान पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई थी। ये तो हुआ इस पूरे संगठन का क्या इतिहास है। आगे बढ़ते हैं और SCO के महत्व पर बात कर लेते हैं। ये संगठन इतना जरूरी क्यों है, इस संगठन के महत्व को समझ लेते हैं। तो ये संगठन इतना जरूरी है क्योंकि ये संगठन मुख्य तौर पर यूरेशिया क्षेत्र का नेतृत्व करने का दावा करता है। ये संगठन मुख्य तौर पर यूरेशिया का नेतृत्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। अब आप सोचेंगे कि इस क्षेत्र में यूरोप का कौन सा देश शामिल है जो इसको यूरेशिया के नाम से पुकारा जा रहा है। तो हम जानते हैं कि रूस काफी बड़ा देश है और अपनी इसने बड़े क्षेत्र के कारण रूस का कुछ क्षेत्र यूरोप में पड़ता है, कुछ सीमा एशिया में पड़ती है और इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को यूरेशिया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और इस संगठन को यूरेशिया का नेतृत्व करता माना जाता है। इसके अलावा अगर इस पूरे संगठन की बात करें तो इस संगठन के जो 8 सदस्य देश हैं वो यूरेशिया के क्षेत्र का लगभग 80% हिस्सा कवर करते हैं। इसके अलावा इस पूरे संगठन के सदस्य देशों की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 43% के आसपास है। इसके अलावा इस संगठन के सदस्य देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में तकरीबन 1/4 की हिस्सेदारी भी रखते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि संगठन काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर में, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्डर में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये संगठन भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के मामले में दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। इसके अलावा इस पूरे संगठन में 4 परमाणु राज्य भी शामिल हैं, 4 ऐसे देश भी शामिल हैं जिनके पास परमाणु शक्ति है। इसमें चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा क्षेत्र है वो क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कायम करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा इस संगठन में आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए भी एक तंत्र मौजूद है। तो इस तरह से ये संगठन आतंकवादी घटनाओं को रोकने में भी सहायक है। इस संगठन की एक स्थायी निकाय है, एक परमानेंट बॉडी है जिसका नाम है क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये एक स्थायी निकाय है, एक परमानेंट बॉडी है जो कि मुख्य तौर पर सूचना एकत्र करके आतंकवादी संबंधी गतिविधियों को रोकने का काम करती है। और आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 से साल 2015 के बीच
सदस्य देशों में समन्वय करके इस संगठन ने, इस पूरे निकाय ने तकरीबन 20 आतंकवादी हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके अलावा यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशिया का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करता है, एशिया क्षेत्र की आवाज को भी और ज्यादा बुलंद करता है। ये तो हुई इस पूरे संगठन का क्या महत्व है। अब इस संगठन को नाटो के प्रतिद्वंदी के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है, काउंटर के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि अंतर्राष्ट्रीय और मुख्य तौर पर एशिया की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में एससीओ संगठन की भूमिका काफी तेजी से बढ़ रही है। इसी भूमिका को देखते हुए एससीओ को नेटो के एक प्रतिद्वंदी के रूप में, एक कॉम्पिटिटर के रूप में पेश किया जा रहा है। नेटो की बात करें तो नेटो को साल 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद गठित किया गया था और नेटो मुख्य तौर पर अंतर सरकारी राजनीतिक और एक सैन्य गठबंधन है, यानी अलग अलग देशों का एक मिलिट्री अलायंस है। लेकिन यहाँ जानने वाली बात यह है कि एससीओ मिलिट्री अलायंस नहीं है, एससीओ सैन्य गठबंधन नहीं है। हालांकि एससीओ के सदस्य देशों के बीच समय समय पर संयुक्त युद्धाभ्यास और वॉर गेम्स का आयोजन किया जाता है, युद्ध खेलों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद एससीओ को एक मिलिट्री गठबंधन नहीं माना जाता। हालांकि अनौपचारिक तौर पर कभी कभी इसे मिलिट्री गठबंधन कह दिया जाता है। इसके अलावा रूस, चीन, भारत और पाकिस्तान के पास परमाणु क्षमता मौजूद है। इस परमाणु क्षमता के कारण इन एससीओ को नेटो के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बढ़त प्राप्त होती है। ये जो पूरी क्षमता है ये नेटो के खिलाफ इस ब्लॉक को, एससीओ को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। ये तो हुई किस तरह से इसको उसके खिलाफ पेश किया जा रहा है। इसके अलावा दोनों में कुछ अंतर भी है। नेटो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि नेटो में सैन्य खर्च के मामले में नेटो एससीओ से काफी आगे है, एससीओ नेटो के से काफी पीछे है, क्योंकि नेटो की जो सैन्य खर्च आवश्यकता है वो जीडीपी का तकरीबन 2% है। यानी सभी देशों को अपने सैन्य आवश्यकताओं पर जीडीपी का तकरीबन 2% खर्च करना जरूरी है। लेकिन एससीओ के अधिकांश देश इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। यानी एससीओ के अधिकांश देश इस पूरे मामले में नेटो के देशों से काफी पीछे हैं। इसके अलावा एससीओ में सैन्य संघर्ष में शामिल होने के लिए कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की गई है, जबकि इसके विपरीत नेटो में इस तरह की प्रतिबद्धता जाहिर की जाती है। यानी अगर किसी नेटो के सदस्य देश पर कोई देश हमला करता है तो नेटो के सभी देश मिलकर उस देश से युद्ध लड़ेंगे। लेकिन एससीओ में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। एससीओ में ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की जाती है। ये तो हुई नेटो बनाम एससीओ की बात। आगे बढ़ते हैं और भारत के लिए एससीओ के मायनों को समझ लेते हैं। भारत के लिए एससीओ किस लिहाज से महत्वपूर्ण है उसको भी समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत 2017 में एससीओ का एक सदस्य बना था, जबकि 2005 में भारत को एक पर्यवेक्षक स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये संगठन, इसको समझें। इसकी बात करें तो ये संगठन भारत को एक क्षेत्रीय सुरक्षा का फ्रेमवर्क प्रदान करता है। ये संगठन सुरक्षा संगठन के रूप में पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। ऐसे में संगठन भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस संगठन के पास जो RATS का एक फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क अलगाववाद और आतंकवाद जैसी घटनाओं से निपटने में काफी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद एशिया क्षेत्र में जो सिक्योरिटी इक्वेशंस हैं, वो इक्वेशन समीकरण काफी चेंज हुए हैं। ऐसे में एक नया खतरा उत्पन्न हो गया है, एक नया सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो गया है और एससीओ इस पूरे खतरे से निपटने में काफी मदद कर सकता है, भारत की और तमाम अन्य देशों की। इसके अलावा एससीओ संगठन भारत को मध्य एशिया और वेस्ट एशिया जैसे देशों से, वेस्ट एशिया के देशों से एक संबंध स्थापित करने में भी मदद करता है। ये संगठन मध्य एशिया नीति को आगे बढ़ाने, भारत की मध्य एशिया नीति को और ज्यादा विस्तार करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करता है। हम जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन में वेस्ट एशिया के कई देश शामिल हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इस तरह से भारत इस संगठन के माध्यम से इन देशों के साथ अपनी नीति को, अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के साथ वार्ता करने के लिए भी ये संगठन काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उदाहरण के लिए साल 2015 में एससीओ की एक बैठक के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की थी। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी और ये बैठक एससीओ के दौरान ही आयोजित की गई थी। हालांकि उस समय भारत और पाकिस्तान को एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा नहीं मिला था। हालांकि तब भी दोनों देश इस संगठन के पर्यवेक्षक सदस्य थे। इसके बाद साल 2020 में भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की थी और इस बैठक के दौरान 5 सूत्रीय समझौते पर बातचीत की गई थी। तो इस तरह से ये संगठन भारत के लिए चीन और पाकिस्तान से वार्ता करने का एक महत्वपूर्ण मंच बन जाता है। इसके अलावा ये संगठन भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति की भी पुष्टि करता है। भारत एससीओ में भी शामिल है, भारत क्वाड में भी शामिल है। एससीओ में हम जानते हैं, हमने पहले ही बात की कि चीन काफी एक प्रमुख देश है, रूस भी काफी एक प्रमुख देश है, जबकि जो क्वाड देश है, भारत क्वाड पहल का हिस्सा है
और क्वाड पहल का एकमात्र अनौपचारिक उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना है। ये इस पहल का एक अनौपचारिक उद्देश्य है। हालांकि इस पहल के जो 4 देश हैं वो इसी अनौपचारिक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारत 2 ऐसे संगठनों का हिस्सा है जो आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन भारत तब भी इन दोनों संगठनों का हिस्सा है, जो कि भारत की सामरिक स्वायत्तता की नीति की पुष्टि करता है। दोनों समूहों में शामिल होना भारत की स्वायत्तता की नीति की पुष्टि करता है। भारत किसी देश के दबाव में आकर अपनी नीति निर्धारित नहीं करता है, बल्कि भारत अपनी नीति निर्धारित करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये तो हुई भारत के लिए पूरे संगठन के क्या मायने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और हालिया विस्तार पर बात कर लेते हैं। जो एक्सपेंशन की बात की जा रही है, जो ईरान और बेलारूस को इस संगठन में शामिल करने की बात की जा रही है, उस पर बात कर लेते हैं। तो जल्द ही सितंबर महीने में एससीओ का एक सम्मेलन आयोजित किया जाना है, एक समिट आयोजित किया जाना है, और इसी समिट के दौरान ईरान और बेलारूस को इस संगठन में शामिल करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में अगर इन दोनों देशों को इस संगठन में शामिल कर लिया जाता है तो जाहिर तौर पर यह संकेत होगा कि ये दोनों देश चीन और रूस के और ज़्यादा करीब जा रहे हैं, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि ईरान जो मौजूदा समय में पश्चिमी आर्थिक अलगाववाद का सामना कर रहा है, ईरान मौजूदा समय में इकोनॉमिक आइसोलेशन का सामना कर रहा है। ईरान पर पश्चिमी देशों द्वारा आर्थिक, व्यापारिक और बैंकिंग प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके अलावा ईरान को एक रणनीतिक सहयोगी की भी ज़रूरत है। ऐसे में ईरान को एक ऐसे देश की ज़रूरत है, एक ऐसे संगठन की, कुछ ऐसे देशों की ज़रूरत है जो न केवल उसके आर्थिक अलगाववाद से निपटने में मदद कर सके, बल्कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है उस परमाणु क्षमता को विकसित करने में भी उसकी सहायता कर सकें। और एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, खासतौर पर रूस और चीन इस सहयोगी की भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा बेलारूस के साथ भी कुछ यही स्थिति है। रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, बेलारूस द्वारा रूस को समर्थन किया जा रहा है, रूस को समर्थन दे दिया गया है, जिसकी वजह से कई पश्चिमी देशों द्वारा बेलारूस पर कुछ प्रतिबंध लागू किए गए हैं, खासतौर पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए गए हैं, जिसकी वजह से बेलारूस भी अलगाववाद की स्थिति में आ गया है, आइसोलेशन की स्थिति में आ गया है। ऐसे में बेलारूस को भी एक सहयोगी की ज़रूरत है, एक पार्टनर की ज़रूरत है, और शंघाई सहयोग संगठन इस पार्टनर की भूमिका अदा कर सकता है। और जाहिर तौर पर ये दोनों देश आगे आने वाले समय में संगठन का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये तो इस पूरे विषय के विश्लेषण की बात। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं, एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ भारत को क्षेत्रीय स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने का एक अवसर प्रदान करता है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। विचार कीजिए, यानी आपको इस तथ्य पर विचार करना है, इस फैक्ट पर विचार करना है, इस कथन पर बात करनी है कि किस तरह से शंघाई सहयोग संगठन भारत को एक नया अवसर प्रदान करता है, और इस अवसर के समक्ष इस पूरे संगठन में भारत के लिए क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि भारत इस शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य किस वर्ष बना था, यानी किस वर्ष भारत को इस संगठन की स्थायी सदस्यता, पूर्णकालिक सदस्यता प्रदान की गई थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।